हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग दो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक नंबर 5.6 डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है उसके बीच में हमको डिफरेंशिएट करना है, मतलब उनके बीच में हमको डिफरेंसेस बताना है। क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन, कोई दो भी पूछ सकता है। तो ये आपके 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कई बार। तो अगर 5 मार्क्स से पूछता है तो हम लोग इस तरह से टेबल फॉर्म कर लेंगे, एक प्रॉपर्टीज़ का, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, और एक डाईमैग्नेटिक मटेरियल का। और अगर 2 मार्क्स से पूछता है तो पूछेगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है इस तरह से, या पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है, या डाईमैग्नेटिक मटेरियल क्या है। इस तरह से 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो हम लोग 5 मार्क्स को कवर करते हुए चलते हैं, इसी में 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है स्टेट, अवस्था। तो अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को देखा जाए तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा सॉलिड स्टेट में रहेगा, जबकि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। और डाईमैग्नेटिक मटेरियल का भी यही सिचुएशन है कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दे आर सॉलिड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा सॉलिड रहेगा, इसको याद रखना है। पहले फेरो, फिर पारा, फिर डाई। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा सॉलिड रहेगा, जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स भी तीनों में से सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कुछ भी हो सकता है। सेकेंड है इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैग्नेट का जो प्रभाव है। अगर आप इसको 2 मार्क्स से पूछे, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसके इफेक्ट ऑफ मैग्नेट के थ्रू इसको डिफाइन कर सकते हैं, और बाद में इसमें इसका जो स्टेट है उसको ऐड कर सकते हैं। इतना आप लिख देंगे तो 2 मार्क्स के हिसाब से काफ़ी है। तो इफेक्ट ऑफ मैग्नेट मतलब मैग्नेट का प्रभाव फेरोमैग्नेटिक पर, पैरामैग्नेटिक पर और डाईमैग्नेटिक पर किस तरह से पड़ता है, इसको हमको समझना है। तो फर्स्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए हम लोग देखते हैं, तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेगा। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेट के प्रभाव के कारण बहुत ज़्यादा आकर्षित रहेगा, जबकि अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में देखा जाए तो वो कमज़ोर रूप से अट्रैक्ट रहेगा। अट्रैक्ट होगा लेकिन बहुत अच्छे से अट्रैक्ट नहीं होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जबकि डाईमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो रिपेल करेगा, मतलब वो अट्रैक्ट ना होके वो रिपेल करेगा वीकली, मतलब कमज़ोर रूप से रिपेल करेगा। एक बार फिर से समझते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट, ये मैग्नेट के द्वारा जो है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेगा। फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है ये वीकली अट्रैक्टेड रहेगा, मतलब ये कमज़ोर रूप से मैग्नेट द्वारा अट्रैक्टेड रहेगा। और डाईमैग्नेटिक मटेरियल जो है ये वीकली रिपेल्ड रहेगा, मतलब मैग्नेट के द्वारा ये कमज़ोर रूप से, मतलब थोड़ा सा इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा मैग्नेट के द्वारा। ठीक है, तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए कि पूछा व्हाट इज़ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो हम लिखेंगे कि द मटेरियल विच इज़ वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसके और भी किसी प्रॉपर्टी को अगर इसमें आप ऐड करना चाहें तो साथ साथ ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, किसी को भी उसके प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फिर थर्ड है बिहेवियर अंडर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, मतलब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर उसका कैसा बिहेवियर रहता है उसको हमको डिफाइन करना है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहने से क्या तात्पर्य है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहने का मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ रखा रहेगा जो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। नॉन यूनिफॉर्मली मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ऐसा कहना है। यहाँ पे हम लोग मैग्नेट का प्रभाव देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को रखा जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। फर्स्ट है हमारा फेरोमैग्नेटिक।
तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर देखा जाए तो दे contain द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम हटा भी दे फिर भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो ये प्रॉपर्टी है मैग्नेट का वो इंड्यूस हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम हटा भी ले और उसके अंदर अगर कुछ देर के लिए हम रखे हुए हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाएगा। फिर है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए प्रॉपर्टी, दे डोंट कंटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फील्ड। मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा ले तो इसके अंदर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है वो इंड्यूस नहीं होगा। मतलब इसके अंदर मैग्नेट का प्रॉपर्टी नहीं आएगा। और थर्ड है हमारा डाई मैग्नेटिक मटेरियल, दे डोंट कंटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फील्ड। मतलब डाई मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी नहीं आएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया जाए तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को देखें तो इसके अंदर मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ जाएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया जाए तो। और अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो इसके अंदर मैग्नेट का प्रॉपर्टी नहीं आएगा और डाई मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी मैग्नेट का प्रॉपर्टी नहीं आएगा। फिर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का प्रभाव किस तरह से फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डाई मैग्नेटिक पर होता है, इसको समझना है। सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक के ऊपर, एबव ए सर्टेन लेवल इट बिकम पैरामैग्नेटिक। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको अगर किसी टेम्परेचर में रखा जाए और टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो टेम्परेचर के एक सर्टेन लेवल के बाद जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में बदल जाता है। फिर उसके बाद है हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, विथ राइज ऑफ टेम्परेचर इट बिकम्स ए डाईमैग्नेटिक। मतलब टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में। और जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है इस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं रहता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो पैरामैग्नेटिक में। टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो डाईमैग्नेटिक में। या फिर कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस या डाईमैग्नेटिक मटेरियल। नहीं, तो इस बात को थोड़ा सा याद करना है, एक तरह से मगअप कहिए, इसको आपको रटना है एक तरह से। फिर परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी हम लोग पहले से जान रहे हैं, ये बताता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को। तो परमिएबिलिटी जो है अगर देखा जाए तो फर्स्ट हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बहुत हाई होता है। परमिएबिलिटी जो है अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ हाई परमिएबिलिटी तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फिर है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का लिटिल ग्रेटर देन 1। मतलब जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इसका जो परमिएबिलिटी होता है ये 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है। और डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का देखा जाए तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का परमिएबिलिटी लेस देन 1 से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो परमिएबिलिटी फेरोमैग्नेटिक का बहुत हाई होता है, पैरामैग्नेटिक का 1 से थोड़ा ज़्यादा और डाईमैग्नेटिक का 1 से थोड़ा कम। ठीक है, फिर ससेप्टेबिलिटी। फिर ससेप्टेबिलिटी का अगर बात किया जाए तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का ससेप्टेबिलिटी वेरी हाई होता है एंड पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का बात किया जाए तो लिटिल ग्रेटर देन यूनिटी एंड पॉजिटिव। मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है और पॉजिटिव होता है। ससेप्टेबिलिटी जो है ये सब भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इससे भी आ सकता है कि इस तरह से कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ससेप्टेबिलिटी का वैल्यू क्या होता है, तो लिटिल ग्रेटर देन 1 होता है एंड पॉजिटिव होता है। फिर अगर डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का बात किया जाए तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का
जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो लेस देन 1 होता है एंड निगेटिव होता है। तो इन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके आपको याद करना पड़ेगा कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है और पॉजिटिव होता है। पैरामैग्नेटिक सबस्टांस का ससेप्टिबिलिटी लिटिल ग्रेटर देन यूनिटी 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है और पॉजिटिव होता है, जबकि डाईमैग्नेटिक सबस्टांस का ससेप्टिबिलिटी यूनिटी से कम होता है, 1 से कम होता है और निगेटिव होता है। ठीक है। बिहेवियर अंडर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर ये कैसा बिहेव करता है, जो हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, नहीं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर ये जो फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है और डाईमैग्नेटिक सबस्टांस है, ये कैसा बिहेव करता है, फेरो, पारा और डाईमैग्नेटिक सबस्टांस। तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस जो है टेंड्स टू मूव फ्रॉम लो टू हाई फील्ड रीजन। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड में ये लो रीजन से हाई रीजन की तरफ, मतलब लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन से हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन की तरफ मूव करने का कोशिश करता है। फिर पैरामैग्नेटिक सबस्टांस का कहना है कि टेंड्स टू मूव फ्रॉम लो टू हाई फील्ड रीजन। ये भी पैरामैग्नेटिक सबस्टांस भी लो फील्ड रीजन से हाई फील्ड रीजन की तरफ मूव करने का कोशिश करता है, मतलब लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करने का कोशिश करता है। और ये जो डाईमैग्नेटिक सबस्टांस है या डाईमैग्नेटिक मटेरियल कहिए, ये उल्टा होता है, टेंड्स टू मूव फ्रॉम हाई टू लो रीजन। ये डाईमैग्नेटिक सबस्टांस हाई मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करने का कोशिश करता है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम्पल, ये आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है कि निकेल कौन सा मटेरियल है, डाईमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है। पूछ देगा एल्यूमिनियम कौन सा है, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। कॉपर कौन सा है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि इसको याद करना कि ये हमारा फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कौन कौन है, आयरन है, निकेल है और कोबाल्ट है। आयरन, निकेल और कोबाल्ट जो है ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है। फिर प्लैटिनम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल और सोडियम, ये हमारा पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है। फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी, ये हमारा डाईमैग्नेटिक सबस्टांस है। इसको आपको याद कर लेना है कि डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कौन कौन सा है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ओवरऑल ये जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, ये ओवरऑल ही आपके 2, 5 और ऑब्जेक्टिव तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको केयरफुली आप याद कर लेंगे। इसका PDF हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, वहाँ से आप नोट करके इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे। फिर यह था हमारा टॉपिक नंबर 6। अब टॉपिक नंबर 5 को हम लोग देखते हैं, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन, सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन को हम लोग समझते हैं। ये डिफिनीशन टाइप है, इसको 2 मार्क्स में पूछा जाता है कभी कभी। व्हाट इज़ मैग्नेटाइजेशन या फिर डिफाइन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इस तरह से करके। ठीक। तो मैग्नेटाइजेशन को अगर देखा जाए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम पे, इस दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो लिख सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम पे, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन। या फिर दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम पे, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन। ठीक है। फिर है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसको बोलेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका परमिएबिलिटी है म्यू नॉट, और इसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, मतलब इसके अंदर जो हम लोग मैग्नेट रखे हुए हैं उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है बी नॉट। तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसको हम एच से डिनोट करते हैं वो बराबर हो जाएगा
मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। नहीं, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये रेशियो है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, एंड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड का और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो है, इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेस्ड, जिसपे ये मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है। एक बार और समझिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये रेशियो है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है सो रेशियो है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, एंड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का, इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेस्ड, जिस परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है उस परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं H=V0/μ0। फिर है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं काई से, इस तरह का सिंबल होता है, ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, इसको आप ऐसे कर दीजिए, इसको आप ऐसे कर दीजिए, नहीं तो काई। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है ये रेशियो है, जो ऊपर का दो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, एक मैग्नेटाइजेशन और दूसरा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इन दोनों का रेशियो है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, जिसको हम लोग काई एम बोल सकते हैं फॉर मैग्नेटिक फील्ड। यही हम लोग काई पढ़े थे, मतलब जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी है हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये रेशियो है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है वो रेशियो है दो चीज़ों का, एक मैग्नेटाइजेशन का और दूसरा मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। तो मैग्नेटाइजेशन को हम लोग डिनोट कर रहे थे आई से, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिनोट कर रहे थे हम लोग एच से। तो इन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी है हमारा, जिसका वैल्यू 0 होता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो इससे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा और साउथ पोल में इंड्यूस हो जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में चला जाएगा। तो इसका कहना है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलरली। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा किसी भी क्लोज सरफेस परपेंडिकुलरली, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ये डिफिनीशन है, अगर 2 मार्क्स से पूछता है तो हमको डाल देना है। फिर है मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन किसको बोलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो क्रॉस कर रहा है एक किसी भी मैग्नेटिक सबस्टांस के एरिया से परपेंडिकुलरली। मान लीजिए मैग्नेटिक सबस्टांस का ये एरिया है, उससे टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली या परपेंडिकुलरली थ्रू द मैग्नेटिक सबस्टांस। मतलब इस तरह, इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का संख्या है क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, जो पर यूनिट एरिया से क्रॉस कर रहा है नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है थ्रू द मैग्नेटिक सबस्टांस, मैग्नेटिक सबस्टांस से परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है, उसकी संख्या को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग रहने देते हैं इतना ही।